specifically about DC motors and introduction to DC motor. DC motor is a machine that uses motors, and DC generators are machines uses generator. The same physical machine can be operated as either a motor or generator. It is simply a question of direction of power flow through it. हमने ये अभी एग्जाम्पल में ऊपर डिस्कस भी किया है. टाइप्स ऑफ DC मोटर कैसी होती हैं? There are DC motors, there are 5 major types: separately excited, shunt DC motor, series DC motor, compound DC motor, and the permanent magnet DC motor. Separately excited, shunt, series, compound DC and permanent magnet. अब अगर हम एक DC मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहें तो वो क्या होगा? बेसिकली द आर्मेचर सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एंड उसके साथ हम एक रजिस्टर लगा देते हैं. अब आर्मेचर इसमें डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ है. अगर तो रोटर है तो रोटर होगा, अगर मोटर है, ठीक है, और वही जिस तरह मोटर AC मोटर जनरेटर में होता है बिल्कुल वैसे ही होगा. जो चीज़ आर्मेचर होती है, दूसरी चीज़ वो होती है फील्ड होती है, ठीक है. द फील्ड कॉइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय LF एंड RF, ठीक है, एंड उसमें एक हम R एडजस्टेबल लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब R एडजस्टमेंट चेंज करोगे तो ज़ाहिर है I चेंज होगा तो इसके दरमियान करंट फ्लो चेंज होगा, जिसकी वजह से EA चेंज होगा तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट चेंज होगा, ठीक है. तो सेपरेट, हाँ, तो E इंड्यूस इक्वल्स टू K phi ओमेगा, टॉ इंड्यूस इक्वल्स टू K phi IA. द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ DC, ये वैसे ही कर्व है जिस तरह हमने उस AC के लिए पढ़ा था कि EA किस तरह चेंज करेगा कि जब IF चेंज हो. इट्स डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्स, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द मशीन. द फील्ड करंट इन अ DC मशीन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटोमोटिव फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स इन द मशीन अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटाइजेशन कर्व. मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? वो NF IF. NF जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे वो, और उसकी भी उसी तरह होती है जिस तरह उस टाइम थी, इस तरह करके, ठीक है. अब इसमें ये बेसिकली फ्लक्स यहाँ पर है और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर हैं, या फिर EA यहाँ पर है और IF यहाँ पर है, एक ही बात है, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है? ये फ्लक्स है और ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है विच इज़ लाइक प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड द करंट. तो ये उस हिसाब से है, ठीक है. तो since the field current is directly proportional to the MMF, EA is directly proportional to the flux. The magnetization curve may be represented as a plot of EA versus field current given at speed omega naught. ठीक है. अब ये एक स्पीड के ऊपर है. To get the maximum possible power per pound of weight of the machine, most motors and generators are designed to operate near the saturation point on the magnetization curve at knee point, जो कि बेसिकली यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर तकरीबन, ठीक है. This implies that a fairly large increase in field current is necessary to get a small increase in EA. मतलब अगर अब यहाँ से देखो, यहाँ से सिर्फ इतना सा EA इंक्रीज़ हो रहा है और इतना IF इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, जबकि इस वाले पॉइंट पर देखो सिर्फ इतना IF इंक्रीज़ करोगे तो इतना EA बढ़ जाएगा, ठीक है. तो सैचुरेशन पॉइंट एक वैसा पॉइंट है कि जब आपको ज़्यादा IF इंक्रीज़ करना पड़े कम EA गेट करने के लिए, ठीक है. अच्छा, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर ऐसी मोटर होती है कि जिसका जो फील्ड सर्किट है ना, वो इसके साथ हमने एक अलग से वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ होता है और वो सेपरेटली एक्साइट हो रहा होता है, और सिंपली हम वोल्टेज उसमें ट्रांसफ़र हो रहा होता है. मतलब ये प्लस माइनस वाला वोल्टेज हम सर्किट में कहीं अंदर से नहीं कर रहे, ये कहीं और से आ रहा है. कि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर इज अ मोटर हुज फील्ड सर्किट इज सप्लाइड फ्रॉम अ सेपरेट कॉन्स्टेंट वोल्टेज पावर. IF इज इक्वल्स टू VF ओवर RF, ठीक है, ऑब्वियसली V ओवर R होता है, एंड V टर्मिनल इज इक्वल्स टू EA प्लस द जो IARA से हो रहा है. ये फार्मूला कैसे आया है? सिंपली क्योंकि EA इज़ बेसिकली इक्वल्स टू V टर्मिनल माइनस IARA, राइट, ठीक है, क्योंकि KVL लगाओगे तो यही आएगा. तो या IL इज इक्वल्स टू IA ही है इसमें, ठीक है. शंट DC मोटर क्या होती है? इज़ अ मोटर हुज फील्ड सर्किट गेट्स इट्स पावर डायरेक्टली क्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल्स ऑफ द मोटर. यानी बजाय इसके कि इसको यहाँ पे कुछ सेपरेट से लगता, ये डायरेक्टली इसके पैरेलल में लगा होता है, यानी VT के पैरेलल में, ठीक है. तो अब कुछ करंट ये ड्रॉ कर रहा होता है और कुछ करंट ये जो ड्रॉ कर रहा है ये बेसिकली डिटर्मिन करता है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा. जहाँ पर जितना वोल्टेज होगा फिर उस हिसाब से वोल्टेज टाइम्स IA ड्रॉ करेगा, और ये दोनों मिला के टोटल IL जो कि लोड बेसिकली ड्रॉ कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर लोड लग जाए तो फिर वो ये ड्रॉ करेगा करंट, इसको कहेंगे हम. तो इट्स अ शंट मोटर. शंट पैरेलल में कहते हैं इसलिए इसको पैरेलल में लगा हुआ है. When the supply voltage is assumed constant, there is no practical difference in the behavior of these machines. KVL for these motors is this. अगर हम सप्लाई वोल्टेज इसका भी कांस्टेंट एज्यूम कर लें इसका, तो ये भी उसी तरह बन जाएगी, और इसका भी KVL से सेम वही हमारे पास इक्वेशंस आएंगी
लेकिन एक जो बात डिफरेंट है ना वो ये है कि इसमें आई एल इज़ इक्वल्स टू आई ए था, मतलब आई लोड इज़ इक्वल्स टू आई ए जो आर्मेचर में से गुजर है, लेकिन इसमें आई एल इज़ इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एफ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आई लोड ये वाली चीज़ है और आई आर्मेचर ये वाली चीज़ है। ठीक है, ऑफिशेंट और हाँ इसने वही वाली बातें की हैं। वी टी दोनों का सेम है, ई ए दोनों का सेम है, ई ए की जगह हमने उसकी वैल्यू डाल दी, ये सेम आ गया। टॉ इंड्यूस्ड के फाई आई ए सेम है, अब हम आई ए की फॉर्म में लिख सकते हैं टॉ इंड्यूस्ड ओवर के फाई। ठीक है, एंड वी टी इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा प्लस टॉ इंड्यूस्ड के फाई, क्योंकि आई ए आ गया ना, आई ए की वैल्यू डाल दी आर ए, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी टी ओवर के फाई माइनस आर ए ओवर के फाई स्क्वायर टॉ इंड्यूस्ड। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गिवन होगी, तो ये वही वाली इक्वेशन है, बेसिकली रीअरेंज होती गई है। ठीक है, तो अगर हम इससे थोड़ा कुछ लब्बे लुबाब अखज़ करना चाहें तो वो क्या है कि, तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से है। ठीक है, आर ए के अंदर वही करंट आई ए फ़्लो कर रहा है ना, वो आर्मेचर करंट है ना। ठीक है, तो ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ़्लो कर रहा है। अब अगर हम देखें बेसिकली कर क्या रहा है कि जितना इफ़ द मोटर हैज़ आर्मेचर रिएक्शन देन एज द लोड इंक्रीजेज द फ्लक्स वीकनिंग अफेक्ट रिड्यूसेस इट्स फ्लक्स। ठीक है, जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टॉ इंड्यूस्ड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म बड़ी से बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो टोटल ओमेगा है ना उसको कम करती जाएगी। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं फ्लक्स कम करता रहूँ तो जाहिर है ये वाली टर्म भी बड़ी होगी। ठीक है, तो वो ये है कि जब फ्लक्स कम होगा तो ये वाला फैक्टर के फाई लेट से ये वाला फैक्टर मतलब कम होगा। ठीक है, ज़ाहिर है फ्लक्स कम होगा तो ये वाली चीज़ बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर फ्लक्स कम होगा तो ये वाली चीज़ भी बड़ी होगी ज़्यादा रेडीली। तो बेसिकली फ्लक्स कम होने से ये वाला फैक्टर भी बढ़ रहा है और ये वाला फैक्टर भी बढ़ रहा है, तो जो ओवरऑल स्पीड है ओमेगा की वो भी बढ़ेगी। ठीक है, टू सम इट अप, आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो ये है ना आई ए इज इक्वल टू टॉ इंड्यूस ओवर के फाई। ठीक है, जैसे आई ए बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स कम होगा। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन में लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स कम होगा, जब फ्लक्स कम होगा तो ये दोनों बड़े होंगे। ठीक है, और डिफरेंट रेशोज़ के साथ बड़े होंगे, ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, बट ओवरऑल ओमेगा भी बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 20 माइनस 10, ठीक है, एक चीज़ है, और एक चीज़ है लेट्स से 40 माइनस 15, तो अब ये है तो बड़ी ना। ठीक है, उससे तो ये वो वाली बात है। अब एग्जांपल है 50 हॉर्स पावर 250 वोल्ट। अच्छा, डीसी शंट मोटर विद कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स क्या करती हैं कि वो ना फ्लक्स को रिड्यूस नहीं होने देती, वो फ्लक्स को कांस्टेंट रखती हैं। यानी अगर विद एयर अगर ये इंक्रीज़ हो रहा था ना तो विदाउट ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वो फ्लक्स को इंक्रीज़ नहीं होने देंगी। तो हमने बेसिकली उसने हमें डिफरेंट करंट्स दिए हुए हैं, उसने हमें आर एडजस्ट प्लस आर एफ इसकी भी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, और उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोटर व्हेन इट्स इनपुट करंट इज़ 100 एम्पेयर्स 200 एम्पेयर्स या 300 एम्पेयर्स। ठीक है, अब ये एक जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि ये जो इनपुट करंट है ना ये बेसिकली ये है आई एल जो कि सर्किट को इनपुट पर आ रहा है। ठीक है, और इसके क्रॉस उसने हमें 250 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो अब हमें एक रिलेशनशिप पता है कि ई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अगर हमने दो डिफरेंट लोड कंडीशंस के ऊपर कंपेयर करना है, ठीक है, तो ई ए वन इज इक्वल टू के फाई एन वन हो गया, ई ए टू के फाई एन टू हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू एन वन ओवर एन टू। ठीक है, दीज आर स्पीड, ये टर्न्स नहीं है नंबर ऑफ, ये स्पीड्स हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ई ए वन अगर आपको दो पता है तो फिर आप तीसरे की निकाल सकते हो स्पीड, एन टू इज इक्वल टू ई ए टू ओवर ई ए वन टाइम्स एन वन। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है, पहले उसने क्या बोला, विच प्रोड्यूसेस अ नो लोड स्पीड ऑफ 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी एन वन क्या है 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, नो लोड स्पीड है ना, तो हमें ई ए वन क्या पता है, नो लोड मतलब ये ओपन सर्किट हुआ हुआ है, कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर 250 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो यही के यही वोल्ट बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि ये ओपन सर्किट आगे से हुआ हुआ है, तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई यहाँ से ड्रॉप होगा नहीं, तो ये 250 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ई ए वन भी बेसिकली 250 वोल्ट है। अब ई ए टू जब ये 100 एम्पेयर, जब कोई लोड लगा और ये 100 एम्पेयर ऑफ करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो अब आई ए पे कितना जा रहा है, आई एल माइनस आई एफ, और आई एफ में क्या बेसिकली सीन है, आई एफ को यहाँ पे मिल 250 वोल्ट रहे हैं, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो दिस प्लस दिस 50 ओम्स है। ठीक है,
इसको 250 ओम मिल रहे हैं और इसकी रेजिस्टेंस 50 ओम्स है, तो 100 एम्पेयर माइनस 50, ये जितने भी हैं 5 बनते हैं शायद, तो ये 95 एम्पेयर अब आई ए पे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अब अगर ई ए निकालना है तो ई ए का वही वाला फॉर्मूला है, वी टी माइनस आई ए आर ए इज इक्वल्स टू ई ए, ठीक है। आई ए 95, आर ए पता चल गया, तो आई ए ई ए आ गया 244.3 वोल्ट्स। अब ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ई ए टू पता है, ई ए वन पता है, एन वन पता है, तो 1173 आ गई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हमें अगर दो पता है, बाकी कंपेयर करके ना, अगर जब 200 एम्पेयर है या 300 एम्पेयर है तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। हर दफ़ा हम उसको नो लोड से ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 195 हो जाएगा, ये भी 195 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी और उसको हम फिर यहाँ से कंपेयर करके उसकी स्पीड निकाल लेंगे। इसी तरह 300 के केस में होगा, ठीक है। अब सिमिलरली टॉर्क एंड करंट कैन बी रिलेटेड एज दिस, इफ द फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड देयर इज नो आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि हम कह रहे हैं कंपनसेटरी वाइंडिंग है। टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैन बी रिलेटेड एज T1/T2 इज इक्वल टू K∅I1/K∅I2, यानी I1/I2। आपको एक भी चीज़ पता है, आप दूसरा निकाल सकते हो, T2 इज इक्वल टू I2/I1 τ1। अब स्पीड कंट्रोल की वो बात करें कि अगर हमें डीसी मोटर शंट में लगी हुई है, उसकी स्पीड को वेरी करना है, तो एक तो ये तरीका है कि हम आर एफ को छेड़ें, ठीक है, और ये आई एफ का करंट छेड़ें। आई एफ का करंट छेड़ेंगे तो फ्लक्स छिड़ेगा, और के फ्लक्स बेसिकली जो भी है करंट ओमेगा है शायद, ठीक है, ई ए सॉरी, तो ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ज़ाहिर है हमारा ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हम ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये बढ़ा दें। अगर इसको कांस्टेंट भी रखें तो भी आई एफ बढ़ जाएगा, क्योंकि आई एफ बेसिकली क्या है, वी टर्मिनल ओवर आर ना, ठीक है, तो भी बढ़ जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर हम इसके साथ सीरीज़ में आर एक और रेजिस्टर लगाते रहें तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ी होती रहेगी, आई ए बड़ी होती रहेगी, आई ए बड़ी होती रहेगी, तो वही वाली बात है, आई ए बड़ा होगा तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, फ्लक्स कम होगा तो वो स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि हम ज़्यादातर आर्मेचर रिएक्शन को इग्नोर करते हैं, कंपनसेटरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, तो ये लेस कॉमन है, ठीक है। तो ये उसने एक एग्जांपल लिख दी, इक्वेशन लिख दी है कि टॉ इंड्यूस्ड इज K∅I A, आई ए बढ़ रहा है, K∅ कम हो रहा है, आई एफ इज़ इक्वल्स टू VT RF बढ़ाने से हो सकता है, फ्लक्स कम करने से हो सकता है, और आई ए बढ़ने से VT माइनस ई ए आर ए, मतलब ई ए कम होगा तो ये आई ए बढ़ जाएगा। विच वे डज द इंड्यूस्ड टॉर्क चेंज। अब ये दोनों एक बेसिकली वो ये कह रहे हैं, जब मैंने आर एफ बढ़ाया तो ये आई एफ वाली टर्म छोटी हो गई, ठीक है। जब आई एफ वाली टर्म छोटी हुई, ये वाला करंट छोटा हुआ, तो ये फ्लक्स छोटा हो गया। जब ये फ्लक्स छोटा हुआ तो चूंकि जो आई ए था वी टी माइनस ई ए ओवर आ रही है, तो ये आई ई ए छोटा हो गया, तो अब ये वाली टर्म एज अ होल बड़ी होगी, क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म छोटी हुई है ना, तो आई आर्मेचर बढ़ गया। अब ये टॉ इंड्यूस्ड है, इसमें फ्लक्स वाली टर्म छोटी हो रही है और आई ए बढ़ रहा है, तो फिर विच वे डज अ टॉ इंड्यूस चेंज, ठीक है। तो उसी को मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर आई ए हमें पता है 250 वोल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, और इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है, और हमें पता है कि ये 245 है, ठीक है, तो हम 250 माइनस 245 और 0.25 से 20 एम्पेयर निकाल सकते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द फ्लक्स डिक्रीजेज बाय 1%, फ्लक्स डिक्रीज 1% होगा तो ई ए भी 1% से डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट्स से ई ए 245 है, तो इसका 1% से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे, लाइक 0.99% ई ए हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो 242.55 हो गया। और अब अगर आई ए निकालो तो 250 वोल्ट माइनस 242.55 ओवर 0.25, तो 29.8 वो 29.8 एम्पेयर आया है, ठीक है, यानी कि ई ए बढ़ा है, ठीक है, आई ए के कम फ्लक्स के कम होने से, ठीक है। तो अब इस केस में टॉ इंड्यूस तकरीबन कांस्टेंट, तकरीबन तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फेयरली कांस्टेंट है। हमें बाकी एग्जैक्टली वैल्यूज़ पुट करके ही पता चलेगा कि आई ए ई ए का क्या सीन है, लेकिन एक बढ़ है, एक चीज़ कम हो रही है। दूसरा अगर हम मेथड लेते हैं वी टी को एडजस्ट करके, अगर हम बनाते हैं, तो अब अगर मैं वी टी को कम करता हूँ, तो मैंने आई एफ को कम किया, यानी मैंने फ्लक्स को कम किया, तो अब इस इक्वेशन में वी टी भी कम हो रहा है, ई ए भी कम हो रहा है। ये टोटल न्यूमरेटर जब कम हो रहा है तो आई ए भी कम होगा, पहले वी टी कॉन्स्टेंट था, तो अब आई ए भी कम हो रहा है, तो जो टॉर्क इंड्यूस की थी ना, उसमें फ्लक्स भी कम हो रहा है और आई ए भी कम हो रहा है। तो
अब उसी तरह आई ए निकाला, व्हाट हैपन्स इफ द वी टी डिक्रीजेज बाय 1%, तो 250 टाइम्स 0.99 इसके साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो वो उस तरह फिर हमें हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि अगर वी टी को 1% डिक्रीज़ करोगे, ठीक है, उसकी वजह से फ्लक्स 1% डिक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से ई ए 1% डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल के दोनों 1% डिक्रीज़ होंगे, इसलिए इसने 0.99 टाइम्स दोनों के साथ किए, 250 माइनस वो, तो ये 0.99 टाइम्स वो हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर इंड्यूस्ड भी मेरा दोनों केसेस में कम, इस केस में कम होगा। अब बारी आती है डीसी सीरीज़ मोटर की। इसमें आर ए के साथ सीरीज़ में ही लग जाती है आर एस और एल एस, ठीक है। तो अब जो बेसिकली आई एल है या आई एस है या आई ए है, ये सारा एक ही है, ठीक है। अब उसमें शंट था ना, तो इसको ये आई एस सीरीज़ कह रहा है, इंडक्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ठीक है। और अगर वी टर्मिनल की बात की जाए तो ये उसका क्या रिलेशन बचेगा, वी टर्मिनल इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए टाइम्स आर ए प्लस आर एस प्लस एल एस, ठीक है। हाँ, तो एल एस तो खैर इसने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वेल हाँ, उसकी वजह से करंट हम नहीं अभी वो करें ऑब्जर्व करें, हम सिर्फ रेजिस्टेंसेस पे ही रह रहे हैं। अच्छा, द डीसी सीरीज मोटर इज अ डीसी मोटर हुज फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिवली फ्यू टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सर्किट। इन अ सीरीज मोटर, इसकी इस वाले पॉइंट की एक मुझे जो रीज़न समझ आती है वो ये होती है कि बेसिकली एन आई होता है ना, एम एम एफ, ठीक है, एन टाइम्स आई। अब पहले शंट में जब लगा हुआ था तो अब उसमें आई बहुत थोड़ा था, हमने खुद देखा था कि लेट से हम ऊपर वाली एग्जांपल पे वापस जाते हैं अगर, तो हाँ, देख रहे हो, जो शंट में बेसिकली था वो वी टी ओवर आर एफ था, जो कि 250 ओवर 55 एम्पेयर्स था मुश्किल से। तो अब इधर टर्न ज़्यादा रखने पड़े हैं, जबकि जो आई ए वाले लेग है इसमें 95 एम्पेयर है, तो इसमें टर्न थोड़े भी होंगे तब भी एम एम एफ ज़्यादा ही होगा क्योंकि एन आई है ना बेसिकली। तो मुझे इसकी थोड़ी सी ये रीज़न समझ आ रही है इस वाले पॉइंट की। इन अ सीरीज मोटर द आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, line current are all the same. Induced torque in DC motor is the flux is directly proportional to the armature current. As the load on the motor increases, its flux increases too. Load on motor increase होगा, IL बढ़ेगा, IL बढ़ेगा, IA बढ़ेगा, torque induced बढ़ेगा. An increase in the flux causes decrease in the speed. ठीक है, ये भी पुरानी वाली बात है. A motor has sharply drooping torque speed characteristic. The induced torque in the machine is given by this सी एल ए स्क्वायर। तो अब फ्लक्स बेसिकली हम कहते थे ना आई एफ बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, अब इसमें आई एफ भी तो आई ए ही है ना, तो फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स आई ए। अब ये कांस्टेंट है, ये वो हमें वापस फ्लक्स के उसमें जाना पड़ेगा कि वो कैसे निकलता है, विच इज़ लाइक बेसिकली समथिंग लाइक, आई डोंट नो, मुझे भी याद नहीं है, एन आई टाइम्स समथिंग या क्या कुछ ना कुछ होता है, रिलक्टेंस पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो बहरहाल कांस्टेंट टाइम्स आई ए, तो अब फ्लक्स की वैल्यू पुट करोगे तो कांस्टेंट टाइम्स आई ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आई ए था, ठीक है। तो अब इस बात से हमें पता चलता है कि अ सीरीज मोटर गिव्स मोर टॉर्क पर एम्पेयर, यानी आपने 10 एम्पेयर पे अगर इस का टॉर्क देखना है तो ये 100, ये वाला फैक्टर 100 हो जाएगा, जबकि नॉर्मल वाली मोटर में ये 10 ही रह रहा था, ठीक है। तो अब इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इट इज़ यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, फॉर एग्जांपल स्टार्टर मोटर्स फॉर कार्स, एलिवेटर मोटर्स एंड स्ट्रैक्टल मोटर्स इन लोकोमोटिव, ठीक है। इसकी जो शुरू में वो होती है ना टॉर्क इंड्यूस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब वी टी इसका इस इक्वेशन से आ रहा है, फ्लक्स ऐसे आ रहा है, ई ए ऐसे आ रहा है, टॉर्क इंड्यूस ऐसे आ रहा है, आई ए की अगर वैल्यू निकालना चाहो यहाँ से तो वो अंडर रूट टॉर्क इंड्यूस ओवर के सी हो जाएगी, इसमें पुट कर देंगे अंडर रूट टॉर्क इंड्यूस ओवर के सी, ये भी ओमेगा निकालना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आर ए प्लस आर एस, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब आई ए इज़ इक्वल्स टू, आई ए इज़ इक्वल्स टू फ्लक्स ओवर सी, इधर से आ गया, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पर उसने पुट कर दिया टॉ इंड्यूस इज इक्वल्स टू आई ए ओवर फ्लक्स ओवर सी, यानी फ्लक्स का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर, यहाँ पर भी एक सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सी सी से कट जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक सी रह जाएगा, तो ये वाली टॉर्क इंड्यूस की वैल्यू ये यहाँ पर लिख देगा, ठीक है। हाँ, ये इसने टॉर्क इंड्यूस की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, एक मिनट कहाँ लिखी है, अच्छा सॉरी, हाँ, फ्लक्स का स्क्वायर, यहाँ से इसने फ्लक्स की वैल्यू निकाली है, फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई के टॉर्क इंड्यूस, ठीक है, टाइम्स टॉर्क इंड्यूस, क्योंकि ये है ना, यहाँ से सिंपल ये सी को उधर ले गया, के को डिनोमिनेटर में ले गया और सारे का अंडर रूट ले लिया, ठीक है। तो अब इस वाली चीज़ में ये आ गया, मतलब बेसिकली के फ्लक्स एक्स था ना,
तो के ये फ्लक्स आ गया, ये उसने आई ए निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब ओमेगा की फॉर्म में अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को आइसोलेट करना चाहूँ तो वो बेसिकली ये चीज़ बन रही है, ठीक है। नोटिस दैट फॉर एन अनसैचुरेटेड सीरीज मोटर द स्पीड ऑफ द मोटर व्हीकल वेरीज एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टॉर्क। जैसे जैसे टॉर्क इंड्यूस बढ़ेगा इसकी स्पीड कम होगी। ये वाला फैक्टर भी कांस्टेंट है, आर ए प्लस आर सी, ये के सी भी को दोनों कांस्टेंट हैं, ये वी टर्मिनल भी कांस्टेंट होता है, ये के सी भी कॉमन है। तो दिस इज़ द ओनली वेरिएबल। तो टॉर्क इंड्यूस, जैसे जैसे टॉर्क इंड्यूस बढ़ेगा उसकी ये वाली टर्म छोटी से छोटी होती रहेगी, तो वो स्पीड इंड्यूस भी छोटी होती रहेगी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ये 100 थी और लेट से ये तो छोटी सी है ना, आर ए भी छोटी सी होती है, तो लेट से ये -5 है, तो अब ये 100 -5 है। टॉर्क इंड्यूस बढ़ा तो ये 100 के बजाय 90 होगी, 90 -5 80 होगी, सॉरी 85 होगी, ठीक है। शुरू में अगर 95 थी तो ये इस तरह करके कम होती रहेगी। तो ये बात है। अब अगर इसकी स्पीड कंट्रोल की बात की जाए तो अनलाइक द शंट डीसी मोटर देयर इज़ ओनली वन एफिशिएंट वे टू चेंज द स्पीड ऑफ अ सीरीज डीसी मोटर, और वो क्या है कि आप उसका वीटी चेंज करो, उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज करो। उसमें तो 2-3 केसेस थे ना हमारे पास। अब अगर इसमें टर्मिनल वोल्टेज इज इंक्रीज, द फर्स्ट टर्म इन द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इंक्रीज रिजल्टिंग इन हाईएस्ट स्पीड फॉर एनी गिवन टॉर्क। मतलब इसमें वीटी को बढ़ाओगे, ये चीज़ बढ़ेगी तो ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है, फॉर एनी गिवन टॉर्क, यानी टॉर्क अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वीटी बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टेक्निक्स आर वाइडली अवेलेबल फॉर ऑब्टेनिंग वेरिएबल टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, हम टर्मिनल वोल्टेज वेरी कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। द स्पीड ऑफ डी सीरीज डीसी मोटर कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड by the insertion of a series resistor into the motor circuit, but this technique is very wasteful of power and is used only for intermediate periods during the startup of some motors. अब इससे हम आई ए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये वही वाली बात है कि आप सीरीज़ में ना कोई रजिस्टर ऐड कर लो और उससे फिर करो, इससे पावर बढ़ सकती है, आई ए बढ़ सकता है और उससे स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है, आ गया समझ। लेकिन आई स्क्वायर और लॉसेस भी तो बढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ इतनी रिकमेंडेड नहीं है। दिस टेक्निक इज़ वेरी वेस्टफुल ऑफ पावर, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक शुरू होता है द यूनिवर्सल मोटर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड इज़ रिवर्स्ड, ये प्लस माइनस है, मैं यहाँ पे माइनस प्लस करता हूँ, तो जितने भी करंट्स हैं ना उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। आई ए फॉर एग्जांपल है, ये उल्टा हो चलने शुरू हो जाएगा, बट द रिजल्टिंग इंड्यूस्ड और करंट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन सीरीज मोटर में। ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा इसलिए है कि हमने पढ़ा था टॉर्क इंड्यूस इज इक्वल टू के सी आई ए स्क्वायर। अब माइनस आई ए भी डालो तो ये स्क्वायर उसको डायरेक्शन को कैंसिल कर देगा और बेसिकली टॉर्क इंड्यूस बढ़ता ही रहेगा ऑन द सेम डायरेक्शन। Therefore, it is possible to achieve a pulsating but unidirectional torque from a DC motor connected to an AC power supply, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर ऐसी है कि दिस डिज़ाइन इज़ प्रैक्टिकल ओनली फॉर सीरीज डीसी मोटर सिंस द आर्मेचर एंड फील्ड करंट्स मस्ट रिवर्स एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, ठीक है। आर्मेचर और फील्ड करंट को एग्जैक्टली सेम टाइम पे रिवर्स होना है तो वो सिर्फ सीरीज़ में ही हो सकता है, उसमें तो वो शंट होती है ना, तो शंट आई एफ डिपेंड कर रही है, तो वो सेम टाइम पे होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये सिर्फ सीरीज़ डीसी मोटर में होगी और दोनों को सेम टाइम पे इसलिए होना है क्योंकि जब आई एफ चेंज होगा तब फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तब ई ए की भी डायरेक्शन चेंज होगी, तो बेसिकली इस कंपोनेंट की हर एक उसकी डायरेक्शन चेंज होगी एक साथ। ये प्लस माइनस था तो ये माइनस प्लस हो रहा है, ये करंट यूँ जा रहा है, ये भी प्लस माइनस है तो लेट से ये माइनस प्लस हो रहा है, तो ये एक फैक्टर बना देगा, मतलब एक कॉमन चीज़ ही चल रही होगी। ऐसा कोई मतलब फार्मूलाज वही रहेंगे, बस माइनस के साइन बाहर आ जाएंगे सबके साथ ना, तो डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी क्योंकि वो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। फॉर शंट डीसी मोटर्स द वेरी हाई फील्ड इंडक्टेंस tends to delay the reversal of the field current and reduce the average induced torque of the motor। अभी हमने इसमें सीरीज़ वाले में बात की थी कि हम इंडक्टर के टर्न्स थोड़े से ही रखते हैं क्योंकि चूँकि करंट ज़्यादा होता है, तो एन आई जो एम एम एफ होता है ना, फ्लक्स टाइम समथिंग एम एम एफ होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आई आप बढ़ा रहे हो ना, तो ये फैक्टर बड़ा ही होता है। लेकिन शंट में आई छोटा होता है तो हमने बहुत ज़्यादा टर्न्स रखे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा टर्न्स रखे होते हैं तो ये जो इंडक्टेंस होती है ये चेंज को अपोज भी तो करती है ना। रिएक्टिव क्या होती है, रिएक्टिव पावर इंडक्टेंस की होती है ना, तो वो अपोज कर रही होती है चेंज को, तो वो बिल्कुल सेम इंस्टेंट पर नहीं होता चेंज, ठीक है।
In order for a series DC motor to function effectively on AC, its field, poles and stator frame must be completely laminated, ताकि जो स्ट्रे फील्ड्स हैं उन वो सारी चीज़ें हैं और एडी करंट्स ना जनरेट हों उसके अंदर, लैमिनेटेड इसलिए, ठीक है. इफ़ दे वर नॉट कम्प्लीटली लैमिनेटेड देयर कोर लॉसेज विल बी इनॉर्मस ड्यू टू एडी करंट्स, ठीक है. व्हेन द पोल्स एंड स्टेटर फ्रेम्स आर लैमिनेटेड द मोटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर सिंस इट कैन रन फ्रॉम ईदर एन AC और ए DC सोर्स, ठीक है. अब बेसिकली पोलैरिटी चेंज करने का क्या मतलब था, यहाँ पर किसी इंस्टेंट के ऊपर भी पोलैरिटी चेंज करो. अगर मैं AC वोल्टेज दे रहा हूँ, ठीक है, इस इंस्टेंट पे पोलैरिटी पॉजिटिव में, इस इंस्टेंट में नेगेटिव पे है, लेकिन इसकी टॉर्क की एक ही करेक्टरिस्टिक है, तो इस वजह से ये यूनिवर्सल मोटर है, ठीक है. एंड इट्स वेरी गुड फॉर दैट. एंड पर आ जाती है हमारे पास कंपाउंडेड DC मोटर. इट्स अ कम्यूलेटिव कंपाउंडेड और डिफरेंशियल कंपाउंडेड, ठीक है. कंपाउंडेड में अब क्या हो रहा है, बेसिकली इसने सीरीज़ और शंट को मिला दिए. सीरीज़ वाली चीज़ें भी यहाँ पर लगी हुई हैं सारी, और शंट वाली चीज़ें भी लगी हुई हैं. अब IF ये इसी को कह रहा है, और इसको ये IA कह रहा है, और इसको IL कह रहा है. इसकी मुझे लॉजिक को ख़ास समझ नहीं है, लेकिन चलो आगे देखते हैं. ये कम्यूलेटिव कंपाउंडेड है, मतलब ये दोनों मोटर्स की टाइप सीरीज़ और शंट कंपाउंड हुई हुई है. और डिफरेंशियली कंपाउंडेड क्या है बेसिकली, कि इसको ये पीछे लगा रहा है और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर शंट लगा रहा है, तो अब ये काइंड ऑफ पार्ट ऑफ लोड बन जाती है, ठीक है. हम इसको आगे देखते हैं. अ कंपाउंड DC मोटर इज़ अ मोटर विथ बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड, ठीक है. अब इसके अंदर दो फील्ड हैं बेसिकली, IF, एक ये IF और एक ये IF है. ये वाली IF है सेम एज IA, ठीक है. करंट फ्लोइंग इनटू डॉट प्रोवाइड्स पॉजिटिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है. तो ये जो करंट ये फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव MMF निकाल रहा है, ठीक है. इफ़ द करंट फ्लोज इनटू द डॉट्स ऑन बोथ कॉइल्स द रिजल्टिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूसेस अ लार्जर मैग्नेटोमोटिव फोर्स. दिस सिचुएशन इज़ नोन एज कम्युलेटिव कंपाउंडिंग. इसके भी अंदर जा रहा है और इसके भी अंदर जा रहा है, ठीक है. डॉट, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, तो अब इससे जो रिजल्टिंग MMF बनेगी ना, वो magnetomotive force adds to produce a larger magnetomotive force. This situation is known as cumulative compounding. तो इससे एक कम्यूलेटिव फ्लक्स बड़ा बनेगा. कम्यूलेटिव फ्लक्स बड़ा बनेगा तो EA बड़ा बनेगा. EA बड़ा बनेगा तो हम जनरेटर हमारा अच्छा चलेगा, ठीक है. मतलब बेसिकली वो होगा. इफ़ द करंट फ्लोज इनटू द डॉट ऑन वन फील्ड एंड आउट ऑफ द डॉट ऑन द अदर फील्ड द रिजल्टिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स सब्ट्रैक्ट्स, ठीक है. In the figure round dots correspond to cumulative compounding and the square correspond to the differential compounding, ठीक है. तो अब अगर इसकी बात की जाए, तो अब ये जो इसका ये डॉट है, इससे बेसिकली फील्ड निकल रही है, ठीक है. और ये वाले इस वाले में ये जो स्क्वायर टाइप्स है, इसके अंदर फील्ड जा रही है, तो इससे पॉजिटिव जनरेट हो रही है, इससे नेगेटिव जनरेट हो रही है इस इंस्टेंट के ऊपर. तो यहाँ पर एक नेगेटिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगी, जबकि यहाँ पर इससे भी पॉजिटिव ऐसे भी पॉजिटिव है, तो दोनों की पॉजिटिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगी. तो ये ऐड हो रहे होंगे कम्युलेटिव, और ये डिफरेंशियल है. लेट से ये A+ भी है और ये A- भी है, ठीक है. अच्छा, PMDC ये होती है परमानेंट मैग्नेट DC मोटर की, जिसके जो पोल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यही कह रहे थे ना कि ये लूप है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो अब ये जो पोल्स है ना, एक परमानेंट मैग्नेट है इसके इर्द गिर्द. offers a number of benefits compared with the shunt DC motors in some applications. ये जो shunt DC मोटर या IF वाली थी, उसमें हम बेसिकली फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे थे ना, यानी फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, उससे EA बन रहा था, ठीक है. मतलब हम IF से प्रोड्यूस कर रहे थे, करंट से. अब PMDC क्या होती है कि जिसमें फ्लक्स आपके पास है, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, ठीक है. तो अब इसमें आपको IF की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिंस दिस मोटर डू नॉट रिक्वायर फील्ड सर्किट, दे डोंट हैव द फील्ड सर्किट कॉपर लॉसेज एसोसिएटेड विद द शंट DC मोटर्स. बिकॉज नो फील्ड वाइंडिंग्स आर रिक्वायर्ड, दे कैन बी स्मॉलर देन द corresponding PMDC motors are especially common in smaller fractional and sub-fractional horsepower size where the expense and space of a separate field circuit cannot be justified. मतलब वही वाली बात इसने सेम है, स्मॉल है, साइज़ छोटा है, कॉस्ट कम है, पावर रनिंग कॉस्ट भी कम है, सर्किट भी कम बन रहा है, ठीक है. इट ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस. PMDC कैन नॉट प्रोड्यूस हाई फ्लक्स डेंसिटी एज एक्सटर्नली सप्लाइड शंट फील्ड. उस शंट फील्ड की वजह से हाई फ्लक्स की डेंसिटी होती है, जबकि चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, सॉरी, चूंकि ये पोल्स है ना, तो पोल्स की वजह से लीकेज फ्लक्सेस भी होते हैं और इस तरह की चीज़ें, एयर गैप्स भी होते हैं,
तो उसमें इतनी हाई फ्लक्स डेंसिटी नहीं हो पाती। पीएमडीसी मोटर्स रन द रिस्क ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल वो पोल्स मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाएं या थोड़े ख़राब हो जाएं या ओल्ड हो जाएं बहुत, तो उसकी कॉपर सॉरी आयरन उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं ना, तो इसमें रिस्क होता है डीमैग्नेटाइजेशन का। द आर्मेचर करंट आई ए इन डीसी मशीन प्रोड्यूसेस फील्ड ऑफ इट्स ओन कॉजिंग रिडक्शन इन द ओवरऑल नेट फ्लक्स इन द मशीन। ये वही आर्मेचर रिएक्शन वाली बात है कि जब आई ए किसी मशीन से फ्लो करता है वो अपनी कोई बी प्रोड्यूस करता है। ये लेट से उसने बी एस निकाली स्टेटर की और ये मेरी बी रोटर की, सॉरी ये परमानेंट मैग्नेट की तरफ से जा रही थी, तो कोई इन दोनों का नेट मिला के मेरे पास बी नेट होगा। ये वही जो पहले बात पड़ी थी वही वाली है। In a PMDC machine, the pole flux is just the residual flux in the permanent magnets. ठीक है, if armature current becomes very large, the armature MMF may demagnetize the poles. तो वो यही कह रहा है कि जो पोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है ये साउथ है, अब जिस इनमें जितना रेजिडुअल फ्लक्स बचा है उसकी वही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब अगर तुम्हारा आर्मेचर करंट बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत बड़ी हो गई है, तो हो सकता है ये इस वाली को बिल्कुल मिस ही करा दें और डीमैग्नेटाइज ही करा दें, मतलब ये अपनी फील्ड के हिसाब से ही चलना शुरू हो जाए। ठीक है, और एक्सेसिव हीटिंग ड्यू टू प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ ओवरलोड कैन ऑल्सो कॉज डीमैग्नेटाइजेशन। चूँकि मोटर है, मोटर हाई करंट ड्रॉ हो रहा होता है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए ड्रॉ हो रहा होता है, हीट जनरेट हो रही होती है, तो हीट पोल्स के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है। ठीक है, तो वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है। पी एम डी सी मशीन इज़ बेसिकली द सेम मशीन एज शंट डी सी मोटर एक्सेप्ट द फ्लक्स ऑफ अ पी एम डी सी मशीन इज़ फिक्स्ड। Therefore, it is not possible to control the speed of a PMDC motor by varying the field current or flux. अब ये शंट मोटर थी ना, हम क्या कर रहे थे, इसका VT चेंज कर रहे थे या हम इसकी RF चेंज कर रहे थे, मतलब इसका बेसिकली हम IF चेंज कर रहे थे करंट दोनों केसेस में। लेकिन चूंकि इसका फ्लक्स फिक्स्ड होता है तो इसकी स्पीड वेरी नहीं हो सकती। द ओनली मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल अवेलेबल फॉर PMDC आर आर्मेचर वोल्टेज एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, तो इसी अच्छे नोट के साथ ही हमारी स्लाइड्स ख़त्म होती हैं, हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।